नमस्कार, मैं राज शिकारी आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था कि क्रिप्टो कैसे बहुत बड़ा स्कैम है, तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि स्कैम तो फिर शेयर मार्केट में भी होता है, वहाँ पे भी बहुत सारी नकली कंपनियाँ आ जाती है, वहाँ पे भी लोग ट्रेडिंग या फिर कहो सट्टा लगाते हैं एक तरीके से। तो सरकार वहाँ पे अलो करती है और क्रिप्टो को अलो नहीं करती, ऐसा क्यों? मैंने उस पर बहुत सोच विचार किया और सोचा कि आज आपके सामने ये वीडियो आना चाहिए, जिसमें आपको मैं एक बारीक रूप से बता दूं कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या फ़र्क है और सरकार क्यों शेयर मार्केट को अलाउ करती है और क्रिप्टो को अलाउ नहीं करती। तो बात पहले शुरू करते हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि मैंने क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था पहले के वीडियो में। अगर मैं वही वीडियो अब यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट पे, उसके बाद हम आएंगे क्रिप्टो पे, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि सरकार क्यों शेयर मार्केट को लीगल करती है और क्रिप्टो को नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी देश का उदाहरण। सभी देश में शेयर मार्केट होते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सिंगापुर हो, कोई भी, ठीक है। हम बात करते हैं नेपाल की उदाहरण के रूप से, ठीक है। सच्चे में बात नहीं करें, उदाहरण के रूप से। नेपाल में सपोज स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पे दोनों तरीके के लोग पूंजी लगाते हैं। एक तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी, और जो विदेशी लोग हैं वो भी, ठीक है। तो स्थानीय लोग में जो लोग के पास पैसे होते हैं वो किसी ना किसी कंपनी में ही लगाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि शेयर मार्केट में कंपनियाँ ही होगी, कुछ कंपनियाँ सरकारी होगी, कुछ कंपनियाँ प्राइवेट होगी। इससे होता यह है कि जो उद्योग होते हैं, जो कंपनियाँ होती है, उन्हें अपना कार्य करने में ज़्यादा पैसे मिल रहते होते हैं। तो उससे उन्हें पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती बाकी जगह से कहीं से। जैसे जैसे लोग पैसे लगाते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी को अपना काम करने के लिए पैसे मिलते रहेंगे। ऐसे में अब सवाल ये होता है कि भाई प्राइवेट लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में? तो उसका जवाब है कि जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे उनको फ़ायदा होगा। इस तरीके से सामान्य लोग भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में। अगर आपने 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में नहीं बेची तो वो कोई आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा? सही है ना बात? तो इसीलिए वहाँ पे आम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। तो जब सामान्य लोग, देश के अपने लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ठीक उसी प्रकार जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। उदाहरण के रूप से कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हो रहा है। उसने देखा कि भाई बाकी जो देश है जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, स्वीडन वगैरह, वहाँ तो विकास हो गया है, तो वहाँ तो विकास होगा नहीं, वहाँ तो इतनी ग्रोथ होगी नहीं। तो इसलिए वो लोग ऐसे देशों में जाएंगे जहाँ पे विकास तेजी से हो रहा है, जो कि अभी भी विकास कर रहे हैं, जैसे कि भारत हो गया, फिलीपींस हो गया, नेपाल वगैरह, श्रीलंका वगैरह। ऐसे जगह पे वो ज़्यादा अपना पैसा डालेंगे ताकि उनके पैसे जल्दी ग्रो हो। तो जब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, बढ़िया है। मगर जैसे ही पता चलता है कि भाई कुछ नुकसान हो सकता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रही है, कोई अनस्टेबिलिटी आने वाली है, तो होता यह है कि जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा निकाल देते हैं, ठीक है। इससे बहुत बार मार्केट क्रैश हो जाते हैं, बहुत बार देश बर्बाद भी हो जाते हैं। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो शेयर मार्केट में भी सब कुछ सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो जो आम लोग होते हैं, आपकी तरह मेरी तरह, सबके पैसे बर्बाद हो जाते हैं या तो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि यार तो फिर क्रिप्टो में और शेयर मार्केट में क्या फ़र्क है? सरकार क्यों स्टॉक मार्केट अलाउ करती है और क्यों क्रिप्टो नहीं करती? उसके पीछे का कारण भी चल देते हैं, बात करते हैं। तो देखो, जो पैसा शेयर मार्केट में डाला जाता है, फिर चाहे वो देश के लोग डालें या बाहर के लोग डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देश के लोग डालें या बाहर के लोग डालें, वो डालेंगे तो किसी कंपनी में ही डालेंगे, ठीक है। या तो वो प्राइवेट कंपनी हो, या तो वो सरकारी कंपनी हो, या तो फिर वो आधी आधी कंपनी हो, आधी सरकारी आधी प्राइवेट, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आखिर में उस कंपनी को फ़ायदा होगा, उस देश को फ़ायदा होगा। अगर उसकी कंपनियां चलेगी, उसके लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसके लोगों को पैसे मिलेंगे, पैसे खर्च करेंगे,
तो आखिर में जो पैसा है घूम फिर के भारत की इकोनॉमी में रहेगा। ठीक है, जितना पैसे खर्च हो गए उतनी खरीदी होगी, उतना यूज़ होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इकोनॉमी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ग्रो होती रहेगी। तो ऐसे में जो कंपनियां हैं वो भी अपना काम अच्छे से करेगी, वो भी अच्छे से सप्लाई करेगी, डिमांड मैनेज करेगी, पैसे ग्रो करेगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, लोग और इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका भी पैसा बढ़ता है इस तरीके से। जो लोग कंपनी में काम करते हैं, जो लोग देश के लोग हैं, सरकार को टैक्स मिलता रहता है, एक्सपोर्ट बढ़ता रहता है देश का। बहुत कुछ है जो कि पैसे लगाने से शेयर मार्केट में इफेक्ट होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम, जब मार्केट गिर जाता है तब क्या, जब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है या फिर धीमी पड़ जाती है या फिर छोटी हो जाती है तब क्या होता है। तो देखो, उदाहरण के रूप से आपने किसी एक देश में पैसे लगाए, सपोज आपने 100 रुपये लगाए। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके 100 रुपये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मगर इतनी गारंटी है कि अगर वो गिर जाएगा तो कम तो हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोज लॉकडाउन लग गया या फिर कोई आर्थिक क्राइसिस आ गया। ठीक है, तो जो पैसे है लोग निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके सब लोग निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि कंपनियों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ लोग ना भी निकाले, कुछ लोग लंबा टिकने वाले होते कि भाई हम तो ये 5 साल 10 साल 15 साल तक ही देखते कि क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ों में क्या ही भागना। तो सपोज आपने 100 रुपये लगाए किसी भी देश में, अब अपना 100 रुपये निकाल नहीं रहे। ठीक है, इकोनॉमी गिर रही है, तो गिर के इकोनॉमी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं कि भाई देश के अंदर खर्च हो रहे हैं वो पैसे। ठीक है, सपोज आपने 100 रुपये लगाए, उस 100 रुपये से अगर देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, खर्चा हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है, तो इकोनॉमी गिर भी रही है तो भी कोई बात नहीं, आपके 100 रुपये अब देश के लोगों की जेब में जाएंगे। ठीक है, समझे आप ये हिसाब? तो ये फिलोसॉफी होती है कि भाई अगर विदेशी इन्वेस्टर पैसे लगाते भी है और नुकसान होता भी, इकोनॉमी अगर गिरती है नीचे, अगर -25 चली जाती है जैसे कि पिछली बार गई थी, तो भी जो पैसा है वो देश के लोगों की जेब में पड़ेगा ना। जो कंपनियां हैं, जो उद्योग वगैरह है, वो तो खर्च करते रहेंगे, प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। आपको चाय पीनी है, आपको दूध चाहिए, आपको घी वगैरह चाहिए, आपको टायर ट्यूब वगैरह लगवाना है। तो कहने का मतलब कि अगर विदेशी इन्वेस्टरों के पैसे डूब भी जाते हैं, ठीक है, आपके 100 रुपये अगर 50 रुपये हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी के 50 रुपये कहीं तो गए होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई गायब हो जाएगा। आइंस्टाइन का जो नियम है E=mc², वो भी यहीं पे लागू होता है। अगर आपके 100 रुपये 50 रुपये हो गए तो इसका मतलब है कि बाकी के 50 रुपये कहीं ना कहीं तो हो गए, मगर है जरूर। तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे विदेशी इन्वेस्टर ने निकाल ली हो या फिर वो देश के अंदर ही घूम रहे हो। ठीक है, ये है बात। तो इसमें भला किसका हुआ? भला हुआ देश का और देश के लोगों का। सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को पैसे मिल रहे हैं। आपके 100 रुपये तो चलो डूब गए, कोई बात नहीं, मगर देश के लोगों को तो मिल रहा है ना, सरकार को टैक्स तो मिल रहा है ना। यही फिलोसॉफी लागू होती है शेयर मार्केट में कि भाई अगर विकास होता है, अगर ग्रोथ होती है, तो सभी के पैसे भरेंगे, देश के लोगों के भी पैसे भरेंगे, विदेशी लोगों के भी पैसे भरेंगे, देश को टैक्स मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ। तो ये होती है फिलोसॉफी शेयर मार्केट की भाई अगर भरेगा तो भी हमारा फायदा और गिरेगा तो भी हमारा फायदा। ठीक है, मगर इसमें एक एक्सेप्शनल क्लॉज ये है जो कि हिटलर बाबा ने कहा था जर्मनी के समय में। उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट देश को बर्बाद करने वाली चीज़ है। ठीक ऐसे ही जैसा आज क्रिप्टो के बारे में कहा जाता है, मगर क्रिप्टो पे ये बात ज़्यादा सही है, शेयर मार्केट पे कुछ हद तक कम कह सकते हैं। ठीक है, मगर है जरूर सही ये बात। तो हिटलर का कहना था कि देखो ये जो शेयर मार्केट है वो करता ये है कि इसमें विदेशी लोग पैसे लगाते हैं, देश के लोग भी पैसे लगाते हैं, और जैसे ही मार्केट बढ़ता है तो जो विदेशी लोग होते हैं वो पैसे निकाल देते हैं अपना। अगर आपके 100 रुपये 150 रुपये हो गए तो आप तो निकाल ही लोगे भाई कि मुझे क्यों लगाना है। तो इससे होता ये है
कि देश की इकोनॉमी तो गिरती ही गिरती है, लोग बेरोजगार होते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हिटलर का ये तर्क था उस समय कि भाई इसलिए शेयर मार्केट देश को बर्बाद करने वाला संसाधन है, ये उसका तर्क था। मगर आज के समय में हम कह सकते हैं कि हम एक बैलेंस इकोनॉमी है, हमारे यहाँ देसी विदेशी फंड दोनों कुछ कुछ स्टेबल मात्रा में है। तो अगर विदेशी निकाल भी दे अपना पैसा तो भी मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में इतना नुकसान नहीं होगा। पिछली बार लॉकडाउन में आपने देख लिया था कि भाई जब विदेशी फंड निकल गया था भारत की इकोनॉमी में से तो भी इतना नहीं गिरा शेयर मार्केट, कुछ हद तक गिरा, ठीक है, अच्छा खासा गिरा, मगर इतना नहीं जितना कि 2008 के समय में गिरा था। ठीक है, 2008 में हम भी 10 साल के बच्चे हुआ करते थे, आप सभी 9-10 साल के बच्चे हो गए। आपने सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे उस समय भी, तो कि भाई 2008 में जो शेयर मार्केट गिरा था, ठीक है, लोग हार्ट अटैक से मर गए थे। कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए थे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर कुछ कुछ रुपए में मिल रहे थे, 10-15-20 रुपए में। सोचिए, पूरे भारत की इकोनॉमी हिल गई थी उस समय। 2008 में जब विदेशी इन्वेस्टरों ने पैसे निकाले थे तब की बात। ठीक है, तो हिटलर ने वो जो कहा था उस समय तो वो भले ही सच हो गया, ठीक है, मगर जब जैसे आपका देश ग्रो करता है वैसे ये रिस्क है, उसे टैकल किया जा सकता है, उसे काउंटर किया जा सकता है। अब चलो 2008 में भारत की इकोनॉमी के साथ जो भी हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम शेयर मार्केट को बंद ही करते। अगर उस समय ये बात होती कि भाई हिटलर ने जो कहा था वो सही था, ठीक है, कि भाई देश बर्बाद हो जाता है, और यही होता तो फिर आज ये सब भी नहीं होता। तो हो सकता है शुरुआती स्टेप में कुछ प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़े, मगर आगे जाके सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, बैलेंस। तो यही तर्क था कि भाई सरकार शेयर मार्केट को क्यों लीगल करती है और क्रिप्टो को क्यों लीगल नहीं करती, क्योंकि अगर यही बात हम यही प्रिंसिपल सारे अगर हम क्रिप्टो में बिठाने जाए तो भाई कुछ नहीं बिठने वाला वहाँ पे। ठीक है, ना तो कोई कॉइन आपके काम आने वाला है, ना तो किसी चिल्लर में आपको कुछ चीज़ मिलने वाली है, कुछ भी काम नहीं आने वाला। बस कुछ लोगों का फ़ायदा हो सकता है, किसी कंपनी का, किसी फिल्म का, किसी स्कैमर का, किसी इंडिविजुअल का, मगर उससे सरकार को या किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। मगर हाँ, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि सरकार को टैक्स मिल सकता है, ठीक है, मगर टैक्स के चक्कर में अगर आपके देश से बड़ा बड़ा अमाउंट जा रहा है, सपोज बात करें कि भाई 10 रुपये टैक्स मिल रहा है आपको और आपके देश में से 100 रुपये जा रहे हैं, तो फिर कोई टैक्स थोड़ी लेगा, सरकार टैक्स थोड़ी लेगी, बेवकूफ़ थोड़ी है। तो सरकार का लॉजिक ये हो सकता है कि भाई 10 रुपये टैक्स लेने के चक्कर में अगर हम 100 रुपये बर्बाद करते हैं देश में से तो फिर लीगल करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सिंगापुर और बाकी सब जापान वगैरह से हम सीख सकते हैं कि भाई वहाँ कैसे लीगल चल रहा है, वहाँ पे कैसे लीगली इस सब चीज़ों को काउंटर किया जाता है। सीखने वाली चीज़ें, हो सकता है आज गलत हो सकता है कल सही भी हो जाए, मगर जहाँ तक इसकी यूसेबिलिटी की बात है अभी तक तो कोई यूसेज दिखता नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ भाई दूरी रहो तो अच्छा, क्योंकि भाई लोगों ने अपने घर बार सब कुछ बेच के डाला और हो गया अंडा। अब क्या ही करें, इसका अंडे का तो आमलेट भी बन जाता है फिर भी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो मैसेज को समाप्त करता हूँ। आप सबसे मिल लेता हूँ विदाई, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ना चाहे तो ना भी करिएगा, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा।